तीसरा सबसे रईस व्यक्ति मनीष डबकारा जी, तो कैसा फील हो? काफी खुशी तो होती है, एक्साइटमेंट होती है। शुरू से ही मैं सोचता था कि $1 बिलियन कंपनी बनाऊंगा। ये कौन इंस्पायर कर रहा था सर? तो मेरे ऊपर तो इन्फोर्स रहा कि मेरे फादर इंजीनियर, तो मुझे भी इंजीनियरिंग तो जब आपकी जॉब लगी तो पहली सैलरी कितना था आपका? अराउंड 20,000 के आसपास होगा। अभी कैसा फील करते हैं आप उस दिन को? और आज 20 लाख भी क्रेडिट हो जाए तो कुछ 20 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जिस पोजीशन पे है कंपनी, तो उसमें ये नंबर्स जो हैं 4-5 लाख किया, नहीं चला, बंद कर। हाँ। तो फिर मन नहीं कि अब तो जॉब में चलते हैं यार ये सब। तो फादर के पैसे अच्छे से बर्न किए, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली चलनी थी कि भाई तो जॉब में जा और यहाँ पे सिर पे मत बैठा के। मतलब आपका काम पूरे वर्ल्ड में काफी सारे क्लाइंट्स हैं और हर साल क्लाइंट्स की बाइंग पे 21 में सर 96 करोड़ से डायरेक्ट जंप कहाँ पे लगाया था? लिस्टिंग के साथ ही में हमारा 1800 करोड़ की टॉप लाइन रही। जो आप बनना चाहते थे वो बन चुके हैं? तो मैं 2007। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मिस्टर मनीष डबकारा, जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं ई-की-आई कंपनी के। उनके सफ़र के बारे में आज हमने उनसे बात की है। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का 2008 में अपनी एक कंपनी की शुरुआत करता है और तमाम परेशानियों के बाद अपनी कंपनी को बुलंदियों तक लेके जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है, बहुत कुछ नया हमने सीखा है। पूरा पॉडकास्ट देखिए, फैमिली के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट हुआ है ये बहुत ही अलग है। बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। सर 2023 में मध्य प्रदेश के तीसरे सबसे रईस, सबसे रिचेस्ट पर्सन, आज आप टॉप 10 में हैं। कैसा लगता है सर ये टाइटल जब कोई बोलता है तीसरे सबसे रईस व्यक्ति मध्य प्रदेश के? जी, तो तीसरे सबसे रईस होने का रीज़न है हमारा लिस्टिंग होना। ओके। हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए थे ईयर 2021 में, और उस टाइम अच्छी बात ये रही कि हम एक्चुअली 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और 2021 में हम लिस्ट हुए। और हमारा लक इतना अच्छा रहा कि 21 में जब लिस्ट हुए तब जॉय बाइडन 21 में, जनवरी 2021 में वो प्रेसिडेंट बने। और धीरे धीरे कार्बन मार्केट जिसमें हमारी कंपनी काम करती है, वो कार्बन मार्केट का जो रिस्पॉन्स है, या अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं या यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स परचेस करना ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर दिया या इंक्रीज कर दिया फॉर देयर वॉलंटरी एक्शंस। तो हमारा जो टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे रहा करता था 2018-19 के पहले, तो 5 करोड़ से नीचे रहा करता था। उसके बाद में हम 20 पे आए, 60 पे आए। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जब 2021 में जॉय बाइडन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट, जो हमारा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसके अंदर में सारे नेशंस को अपने एमिशंस कम करना है, नहीं तो वो कार्बन क्रेडिट बाई सेल कर सकते हैं, वो वाली ट्रीटी उन्होंने फिर से साइन की। क्योंकि उसके पहले ट्रंप ने यूएस को विड्रॉ किया, और उन्होंने साइन की जिस दिन वो पहले दिन प्रेसिडेंट बने। हमारा वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो है वो एकदम से शूट अप हुआ। जो कार्बन क्रेडिट के रेट हमारे 50 सेंट्स से नीचे हुआ करते थे, 50 सेंट्स US डॉलर, वो हमारे 3 to 7 और इनफैक्ट $15 तक चले गए किसी स्पेसिफिक मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी और कंट्री के क्रेडिट्स। तो हमारा जो टर्नओवर है वो 50-60 से ऑल ऑफ द सडन एक ही साल में हम 1800 पे पहुंच गए। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लिस्ट भी उसी टाइम हुए। तो हम जनवरी 22 में एक $1 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। और उसी से फिर 21-22 में जो आपने बताया, 23 में जो रैंकिंग्स हैं हुरून लिस्ट, रिच लिस्ट में, उसमें नाम ऐड हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब 16 साल की मेहनत जब एक साल में उसका पूरा रिजल्ट दिख जाए तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आती है, क्योंकि हम लिस्टेड कंपनी है, हमारे पास में काफ़ी शेयर होल्डर्स हैं। तो पहले भी, लिस्टिंग के पहले भी बहुत ग्राउंडेड रहे हैं लाइफस्टाइल वाइज और सोच में भी। बट जो एम्बिशन है वो जितने पहले थे उससे बहुत ज़्यादा अभी भी है। सर कैसा लगा जब हेडलाइंस बन गए आप? मतलब एक साधारण परिवार का लड़का हेडलाइंस बना हुआ है। बट सबसे पहले तो एक व्यक्ति होता है जिसकी जीवन में होता है ना कि सर कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये टाइटल गिफ्टेड है, ये टाइटल बनाया। तो जब हेडलाइंस आप देखते थे तो कैसा फीलिंग होता था कि तीसरा सबसे रईस व्यक्ति मनीष डबकारा जी, तो कैसा फील हो? मतलब एक जी, काफी खुशी तो होती है, एक्साइटमेंट होती है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बचपन से था कि मैं बिजनेस करूं, और
शुरू से ही मैं सोचता था कि $1 बिलियन कंपनी बनाऊंगा। अच्छा, शुरू से आपने शुरू सोच से ही रखा सोचता था मैं, हाँ। लेकिन वो उससे रिलेटेड सारे जो एनवायरनमेंट है, जब 2008 में स्टार्ट किया, फिर 2011 में हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, तब भी एनवायरनमेंट, बिजनेस, ग्लोबल एनवायरनमेंट, कार्बन मार्केट्स का इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं था, इतना अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन हम फिर भी लगे रहे कि कभी ना कभी मार्केट आएगा और जितनी भी मेहनत है, जितना एक्सपीरियंस है, उसका एक ही बार में हमें एडवांटेज देके जाएगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 10 साल 20 साल मेहनत करो, लेकिन आपको रिजल्ट 1 महीना या 1 साल के अंदर में आ जाता है। ऐसा कंटिन्यूअस जरूरी नहीं होता है कि आपका कंटिन्यूअस जो मेहनत कर रहे हैं 2 साल में रिजल्ट आ जाएगा, 3 साल में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन परसिस्टेंस और पेशेंस बना के रखे तो 16 ईयर्स में या 12 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली में हमने वो हमारा जो टारगेट सोचा था वो अचीव कर लिया। तो अभी कैसा फील होता है सर, लोग आपसे जब मिलते हैं, पुराना फ्रेंड कोई मिलता होगा, मिलते भी हैं आपके नहीं पुराने फ्रेंड्स का, फोन उठा पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वीकेंड्स मैं यूजुअली अपना इसीलिए रखता हूँ कि जो फ्रेंड्स है, फैमिली, लोगों का ऐसा होता है ना कि अब बड़ा आदमी हो गया, फोन नहीं उठाएगा भाई, अब वो बड़ा आदमी हो गया। वो बोला जाता है ऐसा क्योंकि उन्होंने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन सारे लोग वैसे नहीं होते। प्रोबेबली उन्हें मेरे साथ ऐसा शायद फील नहीं होता हो। तो स्टिल आप टाइम देते हैं बिल्कुल अपने गरीब दोस्तों को? गरीब दोस्त बोलना तो सही वर्ड नहीं है, हाँ, पुराने दोस्तों को। जी जी बिल्कुल। गरीब दोस्त इन द सेंस जो उतना ग्रोथ नहीं कर पाए, गरीब नहीं बोलना चाहिए, बट ये कह सकते हैं कि जो होता है ना, मेरा जैसे क्लासमेट था जी, वो शायद उतना आगे ग्रो नहीं कर पाया जितना मैं समझता हूँ कि गोल, जैसे काफी सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा, अफर्मेशंस देखे होंगे, मैनिफेस्टेशंस देखे होंगे, तो जो आप सोचो वो प्रोबेबली आप वही बनते हो। आप छोटा सोचोगे तो आप छोटा ही रहोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही रहोगे। तो बड़ा सोच रहे हैं तो बड़े के हिसाब से आपको एक्शंस भी लेना पड़ेगा, और वो बड़े के बराबर एक्शंस आपने ले लिए तो फिर आप बड़े बन ही जाओगे। तो ये एक्चुअली आप बनना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, ना अमीर ना गरीब। तो आप अपने साथ किसी फ्रेंड को भी कंपनी में जगह दी है आपने? हाँ, काफी सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनको ऑफर किया? हाँ हाँ, मेरे कॉलेज सीनियर भी हैं जो हमारा यस जो बिजनेस हमारा जो ऑपरेशंस हैं वो हेड करते हैं। तो काफी सारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स आए हैं बिजनेस में। तो ऐसा कभी हुआ जब आपको कोई फ्रेंड मिला हो और आप उसको ना पहचान पाए हो, आपका क्लासमेट था और उसने बोला हो भाई मैं वही साथ में था? बहुत बार लोग मजे मस्ती मजाक में ऐसा जरूर बोलते हैं, लेकिन मेमोरी इतनी फैट नहीं है कि मैं किसी से मिलूं और उसे पहचान ना पाऊं। अच्छा, बट मजाक होता होगा आपके जी साथ? जी जी। अभी एक और चीज है सर, आप AKI के चेयरमैन एंड MD एंड CEO है। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने जो देखा है, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, एक बॉस होता है तो एक होता है ना, बॉस की एक अलग ही फीलिंग होगी। चेयरमैन हो अगर वो, तो ये किस तरह का पोस्ट है, ऐसा इसमें क्या फीलिंग होती है सर? तो एक छोटी कंपनी में जिसे हम बोलते हैं बिजनेस का मालिक, उसी टाइप से एक बड़ी कंपनी जब होती है या कोई एक लिमिटेड या लिस्टेड कंपनी बनती है तो उसके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यूजुअली 4 to 6 के आसपास में, डिपेंडिंग रेगुलेशंस 4 to 6 के आसपास में रहते हैं। और उन्हीं 6 डायरेक्टर्स में से 50% इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 50% रेगुलर होना चाहिए, और दोनों में से भी इंडिपेंडेंट या रेगुलर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से कोई एक को चेयरमैन चूज किया जाता है जो बिजनेस को लीड करे। फिर सेकंड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी पूरे बोर्ड में डिस्कशन हो रहा है, जो चेयरमैन से अप्रूवल हो रहा है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर उसको इम्प्लीमेंट कराए। देन आफ्टर आता है हमारा जो मैनेजमेंट, जिसके अंदर में जिसे हम CEO बोलते हैं, जो पूरे मैनेजमेंट का हेड होता है। तो एक्चुअली होता यह है कि सबसे पहले हमारे होते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के बाद में होते हैं चेयरमैन, चेयरमैन के बाद में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर CEO, एंड देन हमारे सारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, CIO, CSO, ये सारी चीफ एग्जीक्यूटिव वाली जो डिजिग्नेशंस होती हैं जी। तो मैं चेयरमैन हूँ। तो एक्चुअली इंडिया में आप देखें, मतलब बाहर, हमारे इंडिया के बाहर अलग अलग लोग इस पोजीशन को होल्ड करते हैं यूजुअली, लेकिन हमारे इंडिया में बड़ा ट्रेंड है कि CEO एंड CMD एक ही बंदा होता है। मोर देन 90% कंपनीज में बिल्कुल सही है। उसका रोल यही होता है कि जो कंपनी का मिशन, विजन है, गोल्स हैं, उसे मीट कराने में पूरे कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, आइदर मनी रिसोर्सेज हैं, मैन पावर रिसोर्सेज हैं, उसके क्लाइंट नेटवर्क, सभी को एक डायरेक्शन में लेके जाना है जिससे कि कंपनी में ग्रोथ आ सके। तो चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन तो इन सबसे ऊपर हो गया ना? जी बिल्कुल, आप हैं चेयरमैन। यस। तो आपने जब स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया 2008, उसके पहले आप जॉब में थे? हाँ।
तो मैं 2007 में मैंने 2 कंपनी में जॉब किया था, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड रहा। बिगनिंग ही आपका था कि मुझे जॉब नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, तो बचपन से ही मैं यदि बताऊं तो मिडिल थोड़ा क्लास बचपन फैमिली। से ही बता दीजिए सर, कहाँ से हैं? सब लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ से हैं आप, किस शहर से हैं, और थोड़ा सा आप स्कूलिंग कहाँ से किए? हाँ, मेरी बिलोंगिंग जो है मिडिल क्लास फैमिली से है, और यूजुअली सारे रिलेटिव्स जो हैं वो ग्रेन ट्रेडिंग में हैं। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है उसमें वो बार्टर सिस्टम में बिजनेस करते हैं, वो रिटेलर्स के साथ बिजनेस करते हैं और ग्रेन्स की ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेरे फादर हैं वो सिविल इंजीनियर रहे हैं, अभी रिटायर हो गए इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और मेरा बर्थ जो है महू ही रहा, जो हमारे इंदौर से 24-25 किलोमीटर्स अवे है। तो पूरी स्कूलिंग वहीं रही, 12th तक वहीं रहे। उसके बाद में इंजीनियरिंग मैंने भोपाल से किया, ओरिएंटल कॉलेज से। देन एमटेक किया एनर्जी मैनेजमेंट में इंदौर में, स्कूल ऑफ एनर्जी डीएवी में जो आता है। और उसके बाद में काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडेड स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, जैसे आईआईएम्स हैं, उनसे काफ़ी सारे मैंने दूसरे स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस। ये कौन इंस्पायर कर रहा था सर? जैसे एक आम व्यक्ति होता है, आम लड़का होता है, कॉलेज गया, कॉलेज कर लिया, नौकरी चला गया, तो ऐसा आपको कैसा हो रहा था कि आप रुक नहीं रहे थे और स्टडी करना है, वहां से आ गए तो जॉब में? तो ऐसा क्या हो रहा था? घर पे कोई ऐसे कर रहा था, कोई फ्रेंड था, या खुद करना चाह रहे थे? तो बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है जब कोई स्टूडेंट है 10th क्लास पास करता है, फिर कौन सा सब्जेक्ट ले। सच में तो मेरे ऊपर तो इन्फोर्स रहा कि मेरे फादर इंजीनियर, तो मुझे भी इंजीनियरिंग तो लेना ही लेना है, तो वो इन्फोर्स रहा। उसके बाद में मैं सोचता था, क्योंकि मेरे सारे परिवार के लोग ट्रेडिंग करते थे, तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं किराने की दुकान खोलूं। तो लेकिन फिर वही प्रेशर था कि फादर तो वो करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें था कि इंजीनियर ही बनना है। तो फिर मैं समझा कि आईटी का बड़ा बूम था 2000 इनिशियल 2000 में। तो मैं इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ओरिएंटल कॉलेज में। फिर वहाँ जाके मुझे लगा कि जिंदगी भर कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं कैसे काम करूँगा, तो बहुत वाइब्रेंट चीज़ें करनी हैं। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर चेंज होने के बाद में मेरी फील्ड चेंज कर ली और मैं चला गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये खुद से आपको फील हुआ नहीं कर सकता, जिंदगी भर नहीं बैठ सकता बिल्कुल, या किसी से कोई डिस्कस हो? एक जगह बैठ के एक ही डेस्क के सामने, एक ही डेस्क पे, एक ही कंप्यूटर के सामने बैठ के पूरी जिंदगी नहीं काट कोडिंग और सॉफ्टवेयर में करता रहूँ, तो वो बिल्कुल मुझे नहीं जमा। तो 6 महीने में मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद में मेरे प्रोफेसर थे 3rd ईयर में, वो एक एक्ट आया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और इंजीनियरिंग में मैंने उसी टाइम एडमिशन लिया था 2002 में। तो काफ़ी मतलब जैसी फील्ड चेंज की तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। फिर ये समझ में आया कि कोर इलेक्ट्रिकल में यदि अपना करियर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो फिर हमारी नई फील्ड जो आई एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मेरे सीनियर जो है वो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उसकी वो एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन आया कि मुझे 3rd ईयर के बाद में मेरी जो डोमेन है, मुझे एनर्जी मैनेजमेंट में जाना है, कि एनर्जी ऑडिट्स में करूं, एनर्जी मैनेजमेंट करूं, एनर्जी कंजर्वेशन करूं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से। क्योंकि बहुत बार हमारे मध्य प्रदेश में 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है EEE करके, एनर्जी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के नाम से एक सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, क्या क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए उस टाइम ये समझना। तो 3rd ईयर में मैंने उसकी तैयारी करना स्टार्ट की। तो मेरा जो माइनर प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट था वो मैंने एनर्जी ऑडिट ही चूज़ किया। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जो गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट नोडल एजेंसी है, MNRE से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेट नोडल एजेंसी है, जिसका काम है गवर्नमेंट की एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना। तो मैंने वहाँ इंटर्नशिप की, तो मुझे और थोड़ा जानने को मिला कि एग्जैक्टली एनर्जी ऑडिट, एनर्जी मैनेजमेंट में क्या होता है, कैसे होता है। फिर जब मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ, तो करीब करीब सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो
इलेक्ट्रिकल में होने के बावजूद भी आईटी कंपनी में चली गए, तो मुझे लगा यार वापस से सर्कल में आ गया मैं, कि मैंने वहां पहले फर्स्ट ईयर में छोड़ी थी और वापस सारी कंपनीज जो आ रही है कॉलेज में वो आईटी से रिलेटेड ही आ रही, और मैंने तो वहाँ फर्स्ट ईयर में छोड़ आया था, तो मुझे तो ये काम करना ही कैंपस सिलेक्शन के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील होता था कि इलेक्ट्रिकल में वहाँ आईटी छोड़ के आए, इलेक्ट्रिकल में आए वापस आईटी में जाना है, तो फिर वो काम तो नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, एक कंपनी है इंदौर में जो हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, रेयन इंजीनियरिंग के नाम से। फिर मैंने वहाँ पे 4th ईयर का अपना मेजर प्रोजेक्ट किया, तो फिर मुझे बहुत क्लियर हो गया कि मुझे अल्टीमेटली आईटी से इलेक्ट्रिकल में आया मैं, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी में आया मैं, और उसके बाद में फिर जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि इसके बाद में कुछ ना कुछ एक एडिशनल डिग्री तो होनी चाहिए, आइदर एमबीए में जाऊं या एमटेक में जाऊं। तो मुझे लगा कि एनर्जी मैनेजमेंट में जाऊंगा तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, एमटेक भी हो जाएगा और मैनेजमेंट फील्ड है तो मैनेजमेंट भी मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने चूज़ किया स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट स्टडीज़, जो क्योंकि घर से सबसे पास में था, महू से इंदौर। लेकिन जब एमटेक में आया तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखा कि सारे मेरे कॉलेज सीनियर हैं, इससे भी एक अपग्रेडेड फील्ड है क्लाइमेट चेंज। मतलब जो मैंने पहले बताया कि आईटी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी, एंड एनर्जी के भी ऊपर क्लाइमेट डोमेन है, और उसमें कॉम्पनसेशंस और करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं आइदर बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, आज भी हम देखें कि जो उस टाइम मैंने जो डिसीजन लिए बहुत ही बेस्ट रहे मेरे लिए, कि आईटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा एनर्जी और एनर्जी से ज़्यादा क्लाइमेट। यदि रिम्यूनरेशन में देखें तो हम ऑयल एंड गैस सेक्टर जो होता है उससे भी ज़्यादा रिम्यूनरेशंस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज डोमेन में अभी भी है क्या? अभी भी है, बिल्कुल। अगर कोई चूज करना चाहता है सब्जेक्ट, अभी भी सर, ये 2005 में हमारी इंडस्ट्री बनी हमारी, और हमारी कंपनी 2008 में बनी, मेरा करियर 2007-8 के आसपास में आया। तो अभी भी हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री जो है कार्बन क्रेडिट की, वो उसकी पोटेंशियल की नेसेंट स्टेज पे है। मतलब यदि 100 तक पोटेंशियल हो सकता है तो अभी भी पूरी इंडस्ट्री 1 पे खड़ी है। 1 पे खड़ी है? सिर्फ 1 पे खड़ी है, 15-20 सालों में भी। मतलब इस पे लोगों को आना चाहिए, आप ही करें। बिल्कुल। जो मनीष हैं वो किस तरह के स्टूडेंट थे कॉलेज में, जो है कुछ ऐसी बात बताएंगे जो थोड़ा सा, आप कॉलेज गए तो कॉलेज ऐसी तो नहीं निकला हो, कुछ ऐसी बात है जो कॉलेज में होता है, आपको कभी प्रॉब्लम आया वहां पे, आपकी रैंकिंग हुई? बिल्कुल। तो मेरा है ना, जब मैं प्रॉब्लम में आया हूँ ना, तो मैं उसके बाद में बहुत बहुत बड़ा होके इवॉल्व होके निकला हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम जो आई हो, हॉस्टल में रहते थे आप? नहीं, मैं स्कूल से मैं कवर करता हूँ, तो मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे 50-60% एवरेज स्टूडेंट थे? हुआ करता था स्कूल में। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि जो 50-60% वाले लोग हैं, कई बार क्या हो रहा है सर कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके बारे में कि आप शुरू से कोई ऐसा ब्रिलियंट, मतलब ऐसा नहीं था कि जो 99% वाला, मतलब वो बच्चा भी कुछ कर सकता है जिसके कम परसेंटेज आते हैं, ये आप एग्जांपल है। तो 50-60% मुझे 8th में आए थे, और उसके बाद में ये लगा कि यार सर्विस क्लास से आया हूँ मैं और अच्छे नंबर नहीं आए तो जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो पहला मेरा वही टेंशन, जॉब नहीं लगेगी। पहला मेरा जो टर्न अराउंड फेज था वो 8th क्लास था। ओके। उसके बाद में मेरा टर्न अराउंड फेज आया फर्स्ट ईयर में। तो ये सेल्फ रियलाइज किया परसेंटेज कम है और प्रेशर? नहीं, प्रेशर बहुत मदर फादर का और कंपैरिजन जो बच्चों का होता है, तो वो देख ले उनके कितने आए हैं वो प्रेशर से मेरा पहला टर्न अराउंड था। सेकंड टर्न अराउंड मेरा आया जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं मतलब उसके बाद में जब 8th के बाद में 4 साल जो होते हैं 9, 10, 11, 12, तो मैं फिर अराउंड 70s में आना स्टार्ट हो गया था। फिर कॉलेज में आया तो भोपाल में रहा, और भोपाल नया था आपके लिए? बिल्कुल नया था, और फैमिली से छोड़ के जब एक स्टूडेंट बाहर जाता है तो एकदम से पर लगाते तो फर्स्ट ईयर में मुश्किल से 5-7 दिन एग्जाम के पहले पढ़ा, बहुत नंबर अच्छे आ गए, 70%, तो थोड़ी और उड़ी में आ गए कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स 2, M2 के नाम से, वो बैक हो गया, फेल हो गया उसमें। तो फिर वहाँ एक सेटबैक आया कि एक बार तो 8th में आया था कि दूसरे बच्चे आगे निकल रहे हैं, उसके बाद में यहाँ आया कि एक बार बैक आ गई, तो यहाँ पे फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी सेकेंड ईयर में चली गई। सेकेंड सेमेस्टर में? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। तो घर पे पता चल गया? बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा लगा कि अब तो करियर ही खत्म हो गया और क्या करना है, वापस घर चलो। लेकिन फिर वापस अपने आप को संभाला।
तो फिर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरी यूनिवर्सिटी रैंकिंग लगी थी 4th ईयर, 4 साल के अंदर में सबका एवरेज करके देखें तो वो मेरे लिए सेकंड टर्न अराउंड था। थर्ड टर्न अराउंड था मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर में स्कूल ऑफ एनर्जी में आया। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे RL साहनी, अभी तो वो रिटायर हो गए। तो उनकी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में ग्लोबल रैंकिंग हुआ करती थी और इतने पैशनेट होते थे वो कि उनसे 24 घंटे काम करा लो, बिना थके वो काम कर सकते थे। तो मैं सोचा कि इनको तो पूरा कॉपी करना है। वो मेरे लिए थर्ड टर्न अराउंड था। और बहुत बार जब सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो सुबह मतलब सनरेज जब आती हैं से लगा के शाम तक जब सनरेज जाती हैं कि हर 15 मिनट की रीडिंग लेने के लिए मैं कॉलेज पहुंच जाया करता था 5 से 6 जब भी वो टाइम पीरियड होता है सनराइज का। तो वहाँ से मेरा तीसरा टर्न अराउंड रहा जिसमें मैं और ज़्यादा इवॉल्व होके बाहर आया। फिर जो मेरी इंटर्नशिप लगी तो वो एज एन ऑडिटर लगी। तो जो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मैंने अपना इंटर्नशिप किया और फिर वहीं मेरी प्लेसमेंट भी हो गई। कुछ टाइम 7-8 महीना 10 महीना मैंने काम किया। तब डिसाइडेड था जॉब नहीं करना मुझे? हाँ, क्योंकि बड़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मुझे मिनिस्ट्री से भी आई थी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है। लेकिन मैं मेरे फादर को देखा था कि वो थोड़ा माइंडसेट जो क्लोज वाला, अर्निंग्स उतनी नहीं हो पाती जितनी प्राइवेट सेक्टर में रह के कर सको। तो मैंने फिर उसको जब आपकी जॉब लगी तो पहली सैलरी कितना था आपका? अराउंड 20,000 के आसपास होगा। 20,000 मंथली पर मंथ। हाँ। तो क्या किया था आपने पहली सैलरी का? पहली सैलरी का तो जो है दोस्तों को पार्टी दी थी। मैं पुणे में था। अच्छा, पुणे में थे जी। और जब मैं आया था दिवाली पे तो फिर मदर के लिए गिफ्ट लाया था। बस पहला सैलरी का मैसेज आया होगा 20,000 क्रेडिट। बिल्कुल मजा आया। अभी कैसा फील करते हैं आप उस दिन को? और आज 20 लाख भी क्रेडिट हो जाए तो कुछ 20 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। जी। हाँ, तो अभी जिस पोजीशन पे है कंपनी तो उसमें ये नंबर्स जो हैं बड़े कॉमन से हैं, लेकिन उस टाइम तो इमेजिन भी नहीं किए जा सकते थे। तो मेरा फर्स्ट जॉब वहाँ लगा। फिर एक जर्मन गवर्नमेंट के साथ में मैंने 3-4 महीने काम किया, क्लीनर प्रोडक्शन जो। अच्छा, फिर वहाँ से आपने छोड़ दिया? हाँ, जॉब फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया। फिर एनर्जी मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है क्लीनर प्रोडक्शन, जर्मन गवर्नमेंट के साथ में मैंने वो किया। और फिर 2008-9 में मैंने सोचा कि अब ये सारी चीज़ें तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। 2008 में आपने डिसाइड? कुछ ऐसा कंपनी में हुआ था सर, या आपने प्लान किया कि नहीं मुझे अब करना है, या कुछ ऐसा डिससेटिस्फेक्शन आया था? क्या हुआ था? वो कौन सा पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं यार अब बस करो, मुझे अपना करना? बिकॉज ये इतने जल्दी डिसाइड कर लेना, आपका जॉब तो अच्छा ही चल रहा होगा आई थिंक। बिल्कुल। तो कुछ बॉस से झगड़ा हुआ था या क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि SGS एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी थी। तो बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे कॉलेज सीनियर थे संजीव कुमार, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, बहुत सीनियर थे मेरे से, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उस डोमेन में आने के लिए जो SGS के हेड हुआ करते थे। फिर जर्मन गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा एक्सपोजर था, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर था कि जिसकी कोई लिमिट्स में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वही है ना, जो बैक ऑफ द माइंड चला आ रहा था, मुझे अपना करना है। बचपन में मुझे इतना पैशन था कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नाना नानी के जाते हैं, लेकिन मुझे नाना नानी जी के यहाँ जाना पसंद नहीं था, क्योंकि जिस महू में मैं रहता था वहाँ पे आपने बचपन में सुना होगा लॉटरी होती है, बच्चों वाली लॉटरी, वो छोटी छोटी सी होती है, उसके अंदर में चूरन और इस टाइप की चीजें होती है, वो है। फिर पेप्सी आपने देखा होगा जो 50 पैसे 1 रुपए की आती थी, अभी तो मेरे ख्याल में 10-20 रुपए की आती होगी। तो बहुत पैशन था कि वो 2 महीना मुझे अर्न कर रहे हैं। और तो आप सेल करते थे घर से? बिल्कुल। और बहुत परेशान रहते थे घर के लोग कि गर्मी है भाई, दिन में सो जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं, मुझे करना है, मतलब करना है। और वो जो अर्निंग होती थी उससे फिर स्केट्स खरीद के लाना है, पियानो खरीद के लाना है, ये सारी चीजें उस अर्निंग से मैं लाया करता था। बचपन से ये था कि कुछ तो अलग करना है। तो 2008 में जर्मन कंपनी में जब आप काम कर रहे थे, यू हैव डिसाइडेड कि चलो शट डाउन, बंद कर दो। सो मैनेजमेंट ने रोका होगा, रुक जाओ? बिल्कुल बहुत रोका। बिल्कुल। तो सर ये हो गया कि आपने सोच लिया कि अब जॉब नहीं,
बट ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया आपने। हाँ। डिसीजन लेने में लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल लगता है हाँ। कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। हाँ। तो हाँ। कौन सी वजह थी कि आपने बस फट से कि नहीं बहुत, बिकॉज जॉब भी अच्छा चल रहा था, हाँ। जर्मन कंपनी, हाँ। हाँ। सारे कॉम्बिनेशन जॉब के फेवर में थे, कोई परेशानी नहीं थी आप नहीं थी, सब अच्छा था, सैलरी भी अच्छी थी, बिल्कुल आपके सीनियर भी बैठे थे, मतलब वो आगे फ्यूचर भी अच्छा था, बिल्कुल। बट स्टिल यू डिसाइडेड कि नहीं यार इसको बंद करो, मैं अपना करूं। बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ था? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही था कि खुद का बिजनेस करना ही है, तो हर दिन मैं, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा ही था, लेकिन हर दिन ये लगता था कि इसके बाद में ग्रोथ कैसी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी दिखती थी, तो फिर ऐसा लगता था कि कितनी भी मेहनत कर लो आगे ग्रो कैसे करेंगे। दूसरा था कि मेरे पास में कोई लाइबिलिटी नहीं थी। मेरे फादर, जैसे मैंने बताया, सिविल इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो एक अर्निंग सोर्स तो था ही, शादी हुई नहीं थी तो वो भी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो मैं सोचा कि अभी अच्छा टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, करो आप। और एक्सपेरिमेंट में फेल भी हो गए तो कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ नहीं है, एक अर्निंग सोर्स। 24 साल की उम्र थी, 24 साल की उम्र, और फादर है ही, तो मतलब जॉब कर ही रहे हैं वो, तो फिर मतलब इतनी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन नहीं थी। बहुत परिवारों में ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन आती है कि आप एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स ये करना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ ही नहीं करती। सही सर। तो वो कम से कम एक लक अच्छा था कि उस सिचुएशन में मैं नहीं था, तो फिर वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने चालू किया था दिल्ली में, एक कंपनी थी फिच फ्यूल कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट आता है जिससे कि आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा। बर्निंग एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है कम फ्यूल में। तो वो मैंने किया, बहुत ज़्यादा वो ठीक से चल नहीं पाया। फिर मैं सोचा कि मेरी कोर एक्सपर्टीज जो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ऑडिट। पहला प्रोजेक्ट आपने दिल्ली में किया जी, और वो बहुत ज़्यादा चला नहीं, मतलब कितने महीने किया होगा? मुश्किल से वो प्रोडक्ट जो था मेरे ख्याल में 3-4 महीने चला होगा। कितना इन्वेस्टमेंट था उसमें? 4-5 लाख रुपए के आसपास किया होगा। 4-5 लाख किया, नहीं चला, बंद कर दिया। हाँ। तो फिर मन नहीं कि अब तो जॉब में चलते हैं यार ये सब। हाँ, तो फादर, क्योंकि पैसे तो फादर के थे। अच्छा, पैसे फादर से लिए थे। तो मेरे तो बहुत कम अर्निंग थी, कोई एक साल में कितना कमा पाता था। तो फादर के पैसे अच्छे से बर्न किए। तो फिर लेकिन मदर हमेशा सपोर्ट करती रही कि बोल रहे हैं तो कर दो, तो नहीं तो यदि मदर सपोर्ट मदर का सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हाँ, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली चलनी थी कि भाई तो जॉब में जा और यहाँ पे सिर पे मत बैठा के। तो दिल्ली में मैंने वो स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी जो जर्मन गवर्नमेंट था वो दिल्ली में भी था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं सारा बोरिया बिस्तर बांध के इंदौर आ गया वापस, मऊ, मतलब अपना इंदौर वापस। हाँ, और वहाँ पे मेरा रूम हुआ करता था। तो मेरी जैसे 2 सिस्टर्स हैं, तो वो बड़ी हो चुकी थी, तो जो मेरा रूम था वो टेक ओवर हो चुका था। तो मेरे लिए वहाँ पे जगह नहीं थी। तो मैं, भगवान का एक छोटा सा रूम था, उसमें मैंने अपना एक टेबल और लैपटॉप और उसी से इंटरनेट और अपना स्टार्ट किया कि वही अब यही से अपना बिजनेस स्टार्ट, उसी को ऑफिस बनाया, वही ऑफिस बनाया। फिर बहुत सारे मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। तो इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में गया इंदौर में, जिसमें मैंने बोला कि एनर्जी ऑडिट करवा लो, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ करा लो। लेकिन हमारे यहाँ पे एसएमईज में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होती है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी ऑडिट्स, एनर्जी कंजर्वेशन, या कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले। उनका मेन काम है प्रोडक्शन होता रहे, बाकी सारी चीज़ें सेकेंड प्रेफरेंस है। तो वो ठीक से चला नहीं, तो एक कैटलिस्ट वाला नहीं चला। फिर एनर्जी ऑडिट जो मेरी कोर एक्सपर्टीज थी वो नहीं चली। वो कितना टाइम तक किया? ये सब साथ साथ ही चल रहा था, साथ में। फिर मैं जिस कंपनी के लिए ऑडिट करता था जब मैं एसजीएस में था, तो वो कंपनी प्रतिभा सिंटेक्स, जो हमारे शहर या हमारे रीजन की, मध्य प्रदेश रीजन की काफ़ी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। श्रेयस्कर चौधरी जी। जी, श्रेयस्कर चौधरी जी, और वहाँ पे वर्मा जी जो हैं, तो वर्मा जी ने अपॉर्चुनिटी दी कि ये प्रोजेक्ट की कंसल्टिंग करोगे, क्योंकि एनर्जी और मतलब कार्बन क्रेडिट की ऑडिट जब मैं करने गया था उनके वहाँ पे एसजीएस के बिहाफ में, तो बड़ा अच्छा उन्हें रिलेशन हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि इसकी कंसल्टिंग कर दो, प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना है। एक उस टाइम में HFO2 नेचुरल गैस DG सेट, जनरेटर सेट उन्होंने लगाया था। तो उसका, तो मेरा फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आया वो आया था 31 मार्च 2009 में, पहला कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के लास्ट डे पे पहला बिजनेस आया था। और दूसरा बिजनेस मुझे उसी दिन मिला था, जो हमारे इंडिया के मुकुल अग्रवाल जी हैं, जो बड़े रेनाउंड इन्वेस्टर हैं। उनकी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एक लगाया था,
उसकी कंसल्टिंग का मुझे वो कैसे मिला आपको? वो भी मुझे रेफरेंस से ही, मतलब वहाँ पे जो सुजलॉन के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से मैंने उनको बोला भाई नया नया स्टार्ट किया, थोड़ा सपोर्ट करो, तो उन्होंने उनसे कनेक्ट किया और वो पहला बिजनेस आया। हालांकि जब हम लिस्ट हो गए 2021 में, तब जाके मालूम पड़ा कि वो कितने बड़े इंसान थे, उस टाइम भी थे और अभी भी है। सच में। तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये था। तो 31 मार्च 2009 में हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट आया। उसके बाद में धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते चले गए और इंडस्ट्री में हम ग्रो करते चले गए और फिर 2021 में जाके लिस्ट हुए। तो तब तक हमारी कंपटीशन में इतनी, मतलब कोई नहीं था। फुल एक्सपेरिमेंट जितने हो सकते थे ऑर्गेनाइजेशन में सारे हो चुके थे और पूरी लर्निंग थी कि पूरे कार्बन मार्केट्स, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स में क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, हमसे ज़्यादा और कोई भी नहीं जानता। और पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जैसी मार्केट उठा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉप लाइन, सबसे ज़्यादा बॉटम लाइन, मतलब सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट कैप, पहली कंपनी बने पूरे वर्ल्ड में हम जो कार्बन क्रेडिट में लिस्टेड डोमेन में पूरे वर्ल्ड में और यूनिकॉर्न, पहले यूनिकॉर्न बने हम। तो अभी सर चूंकि कंपनी के बारे में इतनी बात होगी, ये आपकी कंपनी जो EKI है जी, ये क्या है, ये क्या करती है जिससे आप बार बार कार्बन, ग्लोबल मार्केट, तो हाँ, ये एक्चुअली क्या करती है, आपका काम क्या है? तो EKI जैसे आपने बताया, EKI का फुल फॉर्म है एनकिंग इंटरनेशनल, जो 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया आपने नाम रखा था? जी, तो कॉइनिंग भी मैंने की थी। और ये सोच के की थी कि इंदौर में है, मतलब इंदौर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सेंट्रल पार्ट हुआ, तो इसमें हमारे जैसा कोई नहीं था, मतलब सोच उतनी थी तब तक हमारी कि हमारे जैसा और कोई भी नहीं आसपास में, तो उससे किंग वर्ड लिया। अच्छा, EKI का भी कुछ मतलब किंग है, EKI का एनकिंग इंटरनेशनल। ओके, किंग है वो। एनकिंग में किंग वर्ड वहां से लिया कि सेंट्रल पार्ट में कोई भी नहीं था। EN था क्योंकि एनर्जी एनवायरनमेंट में काम करते थे और प्रोजेक्ट हमारे सारे इंटरनेशनल होते हैं। और आप किंग बने भी इस फील्ड में। तो मुझे बड़ा अभी भी बहुत लगाव है एनकिंग, तो हमने हमारी बिल्डिंग्स का भी नाम वैसे ही रखा हुआ है, EKI एम्बेसी, एनकिंग एम्बेसी। तो 2008 में जब ये कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, फिर 11 में EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, उसको इच्छा तो थी कि एनकिंग इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड रख लें, लेकिन वो इंटरनेशनल वर्ड उस टाइम मिलता नहीं था। आपकी कैपिटल बड़ी होनी चाहिए, आपका एक्सपोजर बड़ा होना चाहिए, तो फिर हमने उसको शॉर्टकट कर लिया EKI। और एनर्जी एनवायरनमेंट में थे तो एनर्जी वहाँ से लिया, सर्विसेज और लिमिटेड। तो 2011 में जब कंपनी बनी तो बहुत सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड बनाते थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इसको कभी न कभी लिस्ट करेंगे, तो मैंने लिमिटेड ही बनाई उसको पहली बार। इच्छा थी आपको जी। EKI जो है वो क्या करती है? तो EKI 3 टाइप की एंटिटीज के साथ काम करती है। पहले हुए सेलर्स, दूसरे हुए बायर्स और तीसरे हुए इन्वेस्टर्स। तो सेलर्स का एग्जांपल लें हम, जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड मतलब एशिया की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने कार्बन क्रेडिट बेच के रुपए अर्न किए। कैसे बेचते हो, कैसे आता है कार्बन? जी, तो हमारे जैसे शहर का सारा कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट होता है, उसमें जो सड़ने वाला कचरे को अलग कर दिया जाता है शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके वेंडर्स के थ्रू या उसके पार्टनर्स के थ्रू। उसको बायोमिथेनेशन प्लांट, जिसे हम छोटे स्केल में गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, उसको बड़े स्केल पे बायोमिथेनेशन प्लांट बोलते हैं, उसमें डाला जाता है, उससे बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस होती है प्योर मिथेन। वो मिथेन क्योंकि अब हम एटमॉस्फेयर में जाने नहीं दे रहे हैं, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। वो ग्रीन हाउस गैस हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको नहीं जाने दे रहे हैं। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो वो प्रोजेक्ट लगाया है और वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको उतने क्रेडिट मिलते हैं, कार्बन क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट की डेफिनेशन होती है 1 टन CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस, 7 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें CO2 सबसे ज़्यादा है, फिर मीथेन है, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स या कॉन्सेंट्रेशन वाइज भी देखें तो CO2 है, मीथेन है, HFC, PFC, SF6, NF3 और N2। ये 7 गैसेस हैं जिसमें आप कुछ भी बिजनेस करो, या तो आप एटमॉस्फेयर में जाने से रोक रहे हो या एटमॉस्फेयर में जो जा चुकी है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, जो कि एक एनवायरमेंटल कमोडिटी है और ट्रेड किया जा सकता है। जैसे आप शेयर ट्रेड करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? गोल्ड सिल्वर ट्रेड करते हैं, वैसे एनवायरमेंटल कमोडिटी ये भी ट्रेड होती है। अब जैसे शेयर्स के वैल्यू ऊपर नीचे होती है, गोल्ड सिल्वर की होती है, ऑयल गैस की होती है, इलेक्ट्रिसिटी की होती है, उसी टाइप से कार्बन क्रेडिट की भी बहुत वेरी करती है, डिपेंड करती है जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे। तो आज के तारीख में इसका वेरिएशन है $0.5 से लगा के अराउंड $1,600 तक। $1,600? हाँ। वाह, तो बड़ा वेरिएशन है। कौन सी कंट्री से वो क्रेडिट्स आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं,
कौन इन्वेस्टर से आ रहे हैं, कौन कंसल्टेंट है, कौन ऑडिटर है, कौन से प्रोग्राम से आ रहे हैं, तो इतने सारे उसके तो इसमें EKI क्या करता है? एक तो आपने नगर निगम के इंदौर का सेलर है, जैसे नगर निगम में उसी पर वापस आता हूँ कि सेलर है, तो हमने उन्हें एडवाइजरी दी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन हर साल कराते हैं, और एक बार जो कार्बन क्रेडिट कमोडिटी बन जाती है तो हम उसको सेल करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया, हम सेलर के साथ में काम करते हैं कि हम उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं और कैसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराएं, वेरिफिकेशन कराएं, और उनके बैंक अकाउंट तक रुपये ला के देना कार्बन क्रेडिट सेल करके। आप उसको सेल भी कराते फॉरेन मार्केट में? जी, तो ये हो गए हमारे सेलर्स ऑफ कार्बन क्रेडिट। दूसरे होते हैं बायर्स ऑफ कार्बन क्रेडिट, जैसे जोमेटो का आप ऐप खोलें तो उसके अंदर में पहली लाइन लिखी आती है कार्बन न्यूट्रल डिलीवरीज। अच्छा, हाँ, तो वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो अपने आप को इतना एनवायरमेंटली कॉन्शियस मानते हैं कि उनकी वजह से पोल्यूशन नहीं फैलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तो हम जो बायर ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ में हम ये करते हैं कि हम पहले उनका एमिशन कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिसे कार्बन फुटप्रिंट एस्टिमेशन बोलते हैं। दूसरी स्टेप होती है उस एमिशन को कम कैसे करें। तो जोमेटो जैसी कंपनी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकती है, उसके जो ऑफिसेज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर विंड से आने वाली एनर्जी, हाइड्रो से आने वाली एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कंपनी में जो वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, उसका वो बायोगैस बना सकते हैं। तो ये एमिशंस कम करने होते हैं सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे होता है आपको रेसिडुअल एमिशंस जो बचे उसके लिए आप कार्बन क्रेडिट्स परचेस कर लो। तो हम पहली, जैसे सेलर्स को हम 3 स्टेप पे काम करते हैं। पहला प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना, वेरिफिकेशन कराना और सेल करना। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? इसके काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे तो क्या इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन होता है? जी, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे फुल ऑडिट रजिस्ट्रेशन कराने में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। सारा प्रोसेस आप पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और वेरिफिकेशन कराने में 6 महीना से 1 साल लगता है। तो पहला रेवेन्यू आते आते करीब आप मान के चलें 2.5 साल हो जाता है। तो बहुत रिगरस ऑडिट्स होती हैं, बहुत रिगरस पैरामीटर्स और डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऐसा नहीं कि सिंपल फॉर्म भरा और आपको अगले दिन क्रेडिट मिल जाए, वैसा नहीं होता। कम से कम 2 साल मिनिमम जेस्टेशन पीरियड है एक प्रोजेक्ट से पहला क्रेडिट पाने में। दूसरी, जो पहली सेलर के साथ में हो गया कि उनका रजिस्ट्रेशन कराना, वेरिफिकेशन कराना और सेल करवाना। बायर्स के लिए हो गया कार्बन फुटप्रिंट एस्टिमेट कराना, लो कार्बन पाथवेज में उन्हें सजेस्ट करना, और सबसे लास्ट में रेसिडुअल एमिशन के लिए क्रेडिट खरीदवा देना। ठीक है। तीसरी टाइप की कंपनियां होती है जो इन्वेस्ट करना चाहती है कार्बन क्रेडिट में और कार्बन क्रेडिट जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट्स में, तो हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। जैसे एक हमने एक जेवी बनाई है शेल के साथ में, रॉयल डच शेल, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है। उसमें हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में। तो लैंड आइडेंटिफिकेशन, पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन, फिर प्लांटेशन करवाने में सपोर्ट करना, जी, फिर रजिस्ट्रेशन कराना, वेरिफिकेशन कराना, और उन्होंने अल्टीमेटली जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन कराने में हेल्प करना। इस टाइप की एक्टिविटी हम इन्वेस्टर्स के साथ पे करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ में हम ऐसी भी सर्विसेज देते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या एडवाइजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप डेट फंड लो, इक्विटी फंड लो, अलग अलग टाइप की रिस्क के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उसी टाइप से हम हमारे कार्बन क्रेडिट बायर्स की पोर्टफोलियो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको इंडिया का लेना है, चाइना का लेना है, बांग्लादेश का लेना है, मलेशिया का लेना है, कितने में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो पूरी एडवाइजरी हम उन्हें देते हैं। क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज हैं जो मल्टीपल नेशंस में काम करती है, और मल्टीपल एमिशन रिडक्शन रेगुलेशंस जो हैं उस पे वो एक्सपोज्ड हैं। तो ये सारी चीज एक जगह समझना और मिल पाना बहुत टफ है उनके लिए। बहुत टफ है, बहुत उलझा हुआ है, ऐसा लगता है इससे। मतलब आपका काम पूरे वर्ल्ड में। जी, तो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट कौन? काफी सारे क्लाइंट्स हैं, और हर साल क्लाइंट्स की बाइंग पे हम चेंज। कॉम्पिटिटर है आपका कोई? काफ़ी सारे हैं। मतलब जब हम लिस्ट हुए और जो मार्केट अब आगे बढ़ रहा है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो मैं आपको बोला कि यदि हमारा मार्केट पोटेंशियल 100 का है कार्बन मार्केट्स का, तो अभी ये इंडस्ट्री सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे खड़ी हुई है। अभी उसको 99 स्टेजेस और क्रॉस करके पूरी अपॉर्चुनिटी 100 तक लाना है। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आ गए हैं, कुछ एक्सचेंजेस भी अपने आप आ गए हैं जो कार्बन मार्केट्स और डिजिटलाइजेशन या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट आ गए हैं, ऑडिटर्स आ गए हैं। तो लेकिन फिर भी आज हम देखें, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी इंडस्ट्री 1% पे खड़ी है और 99% ग्रोथ आना बाकी है। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आगे। अभी अब जो जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट, हाँ, अभी जैसे बाइडन
से जस्ट अपोजिट ट्रम्प। बिल्कुल। सो कितना फर्क पड़ता है आपको? आई थिंक शायद यूएस पीछे भी हट गया है उस बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया हमने। जब ट्रम्प 2017 में आए थे, जो मैं लास्ट टाइम बताया आपको कि वो 17 में आए, 16-17 में तो विड्रॉ कर लिया, फिर बाइडन आए तो साइन कर लिया, फिर अभी जब ट्रम्प आए वापस से विड्रॉ कर लिया विड्रॉ कर लिया। आपके लिए कितना टेंशन है? जियोपॉलिटिक्स पहले और अब में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे, सिर्फ इंडिया की बात ना बोले हम, पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका टेन्योर 4 to 5 years होता है। वो 4 to 5 years में अपने लिए वो इतने रिस्क नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए क्लाइमेट एक्शन, भले ही हमें दिख रहा है क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, लेकिन क्लाइमेट एक्शन या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो एम्बिशन है वो 4-5 साल में क्लाइमेट चेंज सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे है। उनकी पहली एम्बिशन है जीडीपी, और जीडीपी ज्यादा बनाना है तो आपको एमिशंस ज्यादा करना है, और वो और ज्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता चला जा रहा है। तो ये एक चैलेंज तो है। बिल्कुल चैलेंज। ये चैलेंज से आप क्या करें? आपके लिए कैसा होता है कि यार अब ये क्या हो रहा है? कोई भी पॉलिटिशियन जब बदलता है किसी भी कंट्री का, तो वो पूरा पॉलिसी चेंज कर देता है। बिल्कुल। थैंक गॉड इंडिया में आपके प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है ये वाला। हम थोड़े इस मामले में थोड़े स्टेबल हैं, लेकिन यूएस का हमेशा काफी फ्लक्चुएशंस देखा गया है। तो इसी वजह से आप देखें, जैसे 21 में जब बाइडन आए तो हमारा मार्केट्स बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हुआ। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ 22 में, तो यूरोप क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बायर होता है कार्बन क्रेडिट का, वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ी, तो कार्बन मार्केट बैक साइड पे आ गया। तो एक सेटबैक हमारा 22 में वहाँ आया। फिर 23 में हमारी कार्बन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ गई। जैसे हमारी कंपनी की रेटिंग होती है वैसे कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट की भी रेटिंग होना स्टार्ट हो गई। और जो कार्बन क्रेडिट के स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे हम प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म चालू हो गई कि ये गलत काम कर रहे हैं, कम क्रेडिट इश्यू होना चाहिए, ये 10-10 गुना ज्यादा दे दे रहे हैं। जो कि पिछले 25 सालों से या 20 सालों से ऐसे ही होता आ रहा था। तो सभी पे मतलब ओपन प्रोसेस के थ्रू होता था। लेकिन उन रेटिंग एजेंसीज ने बोलना स्टार्ट किया कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया एजेंसीज जो हैं, जैसे गार्जियन है, ब्लूमबर्ग है, उन्होंने इसको कैच किया और क्रिटिसिज्म करना चालू किया बायर्स का, हमारे जैसे सेलर्स का, कंसल्टेंट्स का, जो कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट इशू करते हैं, VCS वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड यूएस में है उसका। तो ये सारे क्रिटिसिज्म करने से बायर्स जो हैं वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए, कॉशियस हो गए कि जहां एक बार क्रिटिसिज्म आती है और वो लिस्टेड कंपनी है तो उसका शेयर प्राइस इंपैक्ट होता है, बिल्कुल रेपुटेशन इंपैक्ट होती है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे बैकआउट करना स्टार्ट किया। तो पहला हमारा आया 21 बहुत सुपर रहा। 22 में हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। 21 में सर 96 करोड़ से डायरेक्ट जंप कहाँ पे लगाया था जी? तो हम उसके पहले लेस देन 50 करोड़ पे हुआ करते थे, और हम 21 में जब लिस्ट हुए, और वही साल में लिस्टिंग के साथ ही में हमारा 1800 करोड़ की टॉप लाइन रही, अराउंड 500 करोड़ की पीबीटी रही। तो बहुत अच्छा साल निकला। और जैसा हमारा टर्नओवर बढ़ा तो हमारा मार्केट कैप भी बढ़ा, हम यूनिकॉर्न बने। तो आज क्या पोजीशन है सर? अगर EKI की बात की जाए तो करंट शेयर प्राइस क्या है पिछले 3-4 सालों में? क्या 2021 में तो हमने देखा कि एक बूम था जी, आज की कैसी है? लास्ट 52 वीक लो है क्या? जी बिल्कुल है। तो हम 102 रुपए पे हमारा IPO आया था, और कब आया था? 21 में। ओके। और जो कि एक साल में ही हम पहुंच गए थे 12,600 के आसपास। 12,000 जी, 12,600 एक साल के अंदर। फिर हमने बोनस इशू किया तो वो 1/4 हो गया। तो मतलब हमारा पीक था अराउंड 3,3500 रुपीज़ के आसपास में। लेकिन जैसे जैसे जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि जब हम लिस्ट हुए उसके पहले भी मैं बहुत स्टॉक मार्केट में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, और आज भी मैं थोड़ी सी कम एक्टिविटी रखता हूँ उस मार्केट में। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की परसेप्शन, ये दोनों चीज़ जब मैच होती है तब स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे EKI का स्टॉक लेना चाहिए इस समय? देखिए ये यू आर चेयरमैन बट ऑनेस्ट एडवाइस अगर चाहिए, बिकॉज बिल्कुल सही है, मुझे नहीं पता है, एज इन्वेस्टर इंडिया में मुझे नहीं पता है जी कि ये क्या होता है। ये इंडिया में एक और चीज चलता है जो आपने बोला, हमारे देश में क्या सभी जगह चलता होगा, हमारे बिकॉज इन्फॉर्मेशन नॉलेज काफी कम है। तो किसी ने बोला ये वाला स्टॉक लेना है, बिल्कुल, और ये वाला स्टॉक नहीं लेना, ये स्टॉक लेना है, ये करोड़पति हो जाएगा, ये नहीं। तो ऐसे तुक्का लगाने से अच्छा, या EKI के जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में कई तरह तरह के वीडियो है, उसमें क्वेश्चन है, तो हम चेयरमैन से पूछ लेते कि अगर मैं
इन्वेस्टर हूँ आपकी कंपनी हाँ, में, तो क्या भविष्य है हाँ, उसका? हाँ। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमेशा किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप एक शेयर भी खरीदते हो तो आप मतलब वहाँ के शेयर होल्डर हो, आप Yes, उसके ऑनर हो। बिल्कुल। तो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर में हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है। और यदि इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, जैसे मैं बोला कि हम 100 के स्केल पे अभी 1 पे ही हैं, तो 99 और बाकी है, तो इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। पेरिस एग्रीमेंट में 2040 में मेजर प्राइवेट कंपनीज ने बोला है कि नेट जीरो बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट्स ने बोला है 2050 से 2070 में बनना चाहते हैं। तो फ्यूचर इंडस्ट्री का तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब ये जो थोड़ी सी हेडविंड्स हैं ये क्लियर होंगी, क्योंकि ये समझ नहीं आता ना हेडविंड्स आ कहाँ से रही है। ये समझ लें तो फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग सही से समझ में आएगा, नहीं तो वो आपका इम्पल्स इन्वेस्टिंग होगा जो आप बता रहे थे कि कोई बोला कि हवा ही है भागो, तो आपने खरीद लिया, फिर किसी ने वीडियो बनाया कि ये तो नीचे जाने वाला, तो आपने बेच दिया, पैसे डूब गए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ ईकेआई ही नहीं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह समझना चाहिए कि इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है, और क्या कंपनी परफॉर्म कर पाएगी जब इंडस्ट्री वापस टेलविंड के साथ आएगी, या कंपनी मतलब इंडस्ट्री जब टेलविंड के साथ आएगी तो कंपनी भी उतने में परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसी भी डोमेन में हो, आप ऑयल एंड गैस का स्टॉक खरीद रहे हो या कार्बन में खरीद रहे हो या आप पावर सेक्टर में खरीद रहे हो, किसी भी सेक्टर से खरीद रहे हो, तो जो भी इन्वेस्टर है उसको कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री को वॉच करना चाहिए पहले कि कार्बन मार्केट में क्या क्या नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसका इम्प्लीकेशन इंडस्ट्री पे क्या है और कंपनी पे क्या है। वो धीरे धीरे जब वो समझेंगे तो उन्हें राइट टाइम समझ में आएगा कि आज राइट टाइम है उन्हें इन होना है या आउट होना है। तो क्या करना चाहिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज द राइट टाइम? मैं सिर्फ ईकेआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी भी टाइप की मैं ईकेआई की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है हम रेगुलेटेड एंटिटी है, हम ऐसी स्टेटमेंट्स देना बिल्कुल रेगुलेशंस के खिलाफ है। लेकिन आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ देखें तो किसी भी कंपनी में करना आपको इन्वेस्टिंग, यदि आप बिजनेस में कर रहे हो, खुद के बिजनेस में कर रहे हो, किसी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रहे हो, या लिस्टेड कंपनी में कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, यदि ये समझ की कमी है तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर कैसा रहा सर कंपनी का प्रॉफिट? जैसे मैंने बोला कि डिक्लाइनिंग मोड है इंडस्ट्री का, इतनी सारी जो हेडविंड्स के चलते, तो कम परफॉर्मेंसेस जो हमारा 21-22 में था उससे काफ़ी कम परफॉर्मेंस रहा। कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर? ये जब प्रेशर एक आता है कि 3500 टू 52 वीक डाउन, प्राइस इतने कम हो जाना, तो प्रेशर तो होता है। बिल्कुल, कैसे हैंडल करते हैं? तो मैं ना अपने आप को एक फार्मर की तरह देखता हूँ कि फार्मर जब काम करता है तो उसको अच्छे सीड्स भी मिलते हैं, बुरे सीड्स भी मिलते हैं, अच्छा क्लाइमेट भी मिलता है, बुरा क्लाइमेट भी मिलता है, लेकिन फार्मर कभी फार्मिंग नहीं छोड़ता है। तो 2008 से लगा के बहुत सारे गुड क्लाइमेट देखे हमने, बैड क्लाइमेट देखे, अभी बैड क्लाइमेट है, वापस गुड क्लाइमेट देखेंगे, तो वो तो साइक्लिक प्रोसीजर है और उसके थ्रू निकलना ही निकलना है। यदि हम ये सोच के बैठ जाएं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इंडस्ट्री के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसका कुछ कर नहीं सकते। आप फार्मर होके पूरी मेहनत करो और कंपनी के लिए जो बेस्ट डिसीजंस हो सकते हैं या बेस्ट डायरेक्शंस हो सकती है आप उसको लेके चलो, तो 100% वापस से गुड क्लाइमेट आएगा ही आएगा। जब ये 3-4 साल से ऐसा चल रहा है तो कभी ऐसा लगता है कि यार डिसीजन सही था, गलत था, क्या था? नहीं, मैंने जैसे बताया कि 2011-12 में जब मैंने सारी चीज़ें जो कैंटीन सर्विसेज और सोलो वाटर हीटर और ये सब जब बंद किए, कैटलिस्ट ये वो सब पुराना, तो सिर्फ सोचा कि एक ही इंडस्ट्री में रहेंगे, भले अप होगा डाउन होगा बने रहेंगे। और उसका फ़ायदा हमने 21-22 में देखा, और प्रोबेबली जब भी नेक्स्ट मार्केट अप पे आएगा हम 100% मेजर बेनिफिशियरी हमें होना चाहिए। आप चेयरमैन हैं जी एक इतनी बड़ी कंपनी के। अब आप आपके मन में क्या है, अब नया क्या करने वाले हैं? नया तो जैसे मैंने बताया कि हम कार्बन मार्केट्स में ही रहेंगे और इसी में रहेंगे। बिल्कुल और इससे आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज हो सकती है उसमें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वही हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब बायोमास सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं कि ब्रिकेट बना सकें, पैलेट बना सकें, बायोफ्यूल, बायोगैस और भी जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कर सकें, ये सारी अभी हमारी नेक्स्ट लेवल थिंकिंग में है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हमारा एक
फेज है, लेकिन अगेन वो कार्बन मार्केट से कनेक्टेड है। तीसरा सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एसएमई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उसे हम दे सके। तो कार्बन मार्केट में तो हम बन ही रहेंगे, हालांकि वो थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम उससे एक नेक्स्ट लेवल बैकअप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप आगे फ्यूचर में करने वाले तो, लेकिन अगेन वो पूरा कार्बन मार्केट से रहेंगे तो कार्बन में ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर एज ए चेयरमैन, जैसे होता है ना, आप कंपनी के चेयरमैन है, एमडी हैं, सो आपका रूटीन क्या होता है? एक चेयरमैन का क्या रूटीन होता है? एक एम्प्लॉय होता है, वो जानना चाहता है मेरा बॉस क्या करता होगा दिन भर, आपका क्या रूटीन होता है? तो मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड रहता हूँ, फूड, एक्सरसाइज और टाइम तीनों में। अच्छा जी, तो हमारे मेडिसिन हम खाते हैं, तो मैं फूड को मेडिसिन की तरह देखता हूँ। जी, तो जो भी फूड हम कंज्यूम करें, यदि हम उसको मेडिसिन की तरह देखें, हम ज़्यादा दवाई खाते हैं क्या? नहीं। हमें दवाई खाना पसंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें उतना ही खाना चाहिए, जैसे एक मशीन है, मशीन में हम उतना ही इनपुट देते हैं जितना वो एब्जॉर्ब कर सके और काम कर सके। यदि आप बहुत ज़्यादा डीजल डाल दोगे तो सब कुछ ओवरफ्लो हो जाएगा, यदि कोई एक मशीन है जिसके अंदर में डीजल से रन करती होगी तो उसी टाइप से फूड में मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। बट अपने इंदौर में तो फूड ही है, बहुत कैसे कंट्रोल किया? बहुत ज़्यादा, तो वो तो ब्लड में है, मतलब डीएनए में है कि अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है, अलग अलग रेस्टोरेंट। और आपके यहाँ तो भंवरी लाल जी हैं। बिल्कुल मऊ के। तो कंट्रोल कर लिया आपने। तो फिर भी, लेकिन जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो ये सारे कंट्रोल्स में ज्यादा एस्टैब्लिश करने में मुझे सक्सेस मिल रही है। शुरू में जरूर कम होती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। दूसरा एक्सरसाइज, जिम जाता हूँ? जिम नहीं, मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, योगा और कितने बजे उठ जाते हैं? एरोबिटिक सुबह मैं यूजुअली 4:30 to 5 के बीच में। 4:30 to 5? यस। और सोने का टाइम क्या है आपका? 9 to 10। 9-10 बजे आप सो जाते हैं? हाँ। कैसे? बस दुनिया में तो जल्दी उठना है तो जल्दी सोना ही पड़ेगा। तो यदि आप लेट सोओगे तो जल्दी नहीं उठ पाओगे। आपका हैबिट कब से, मतलब एक काफी टाइम से, इतना बड़ा कंपनी आप रन करते हैं? मैं 8:30 पे ऑफिस पहुंच जाता हूँ मॉर्निंग, जो हमारे इंदौर में 10:30 होता है। हाँ, तो आप 8:30 पहुंच जाते हैं जी। सो ऑफिस में कौन रहता है 8:30? कोई मिलता है आपको? क्लीनिंग होती रहती है ऑफिस में। जी। तो लोगों को, मतलब आप कैसे बॉस हो? मतलब एक बॉस होता है जो डर लगता है कि वो आगे होंगे, और एक बॉस होता है जिससे हम फ्रीली बात कर पाते हैं। तो मैं डेमोक्रेटिक बॉस समझता हूँ कि मैं सबकी सुनता हूँ Okay. और सभी को इंक्लूड करता हूँ डिसीजंस में, और जो बेस्ट डिसीजन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने जो बोल दिया वही होएगा, नहीं सुनना है, यही करो, वो वाली सिचुएशन में मैं नहीं कभी आता। यदि डिसीजंस कभी गलत हुए तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं के लिए हमेशा डोर ओपन है। कोई भी आके कैसे भी बता सकता है ऑफिस में एम्प्लॉय कि इसको हम ऐसे करें तो हमें और अच्छे बेटर रिजल्ट्स निकल सकते हैं, और इसको ना करें तो है। तो हम कभी भी पीछे नहीं हिचकते कि मैंने बोला था तो ये करना ही करना है। हम उसको चेंज करने में बिल्कुल आगे रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए तो बिल्कुल करना है। तो अभी कुछ कॉस्ट कटिंग किया गया, कुछ एम्प्लॉय हटाई सर आपने? हाँ, कॉस्ट कटिंग तो करनी होगी। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब हमारा टर्नओवर कम है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमें बड़ा कॉशियसली यूज़ करना होगा। तो हमारी जो अराउंड 400-500 की स्ट्रेंथ हो गई थी, तो अभी अराउंड 150-200 के बीच में हमारी स्ट्रेंथ है। तो ज़रूर हमने काफ़ी टीम कम की है, लेकिन टीम जितनी ऑप्टिमम हो सकती है वो पूरी करने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा ऑप्टिमम हो ये अभी हमें नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि हमें आगे के लिए फ्यूचर रेडी रहना है। जैसे ही मार्केट आएगा, यदि हम जैसे 2021 तक हम 25 से ज़्यादा कभी नहीं होते थे, हम वापस उस पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पक्का पता है कि अब मार्केट में जो इतना टाइम लगा 2011-12 से लगा के 21 तक, अब उतना टाइम वापस नेगेटिव नहीं रहने वाला है। तो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है या हमारी ह्यूमन कैपिटल जो है उसको हमने एक सब्सटेंशियल लेवल पे लाके रखा है। तो आप करते हैं रिव्यू वगैरह? कभी रिव्यू डांटना, रिव्यूज, यस, किसी को नौकरी से निकालना, ये सब होता आपके लेवल पे तो नहीं, बट टफ डिसीजन होते हैं। बट रिव्यूज जब होते हैं तो आपसे जब इतनी देर हमने बात की तो आप बड़े कूल चेयरमैन एमडी लग रहे हैं, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही शांत। तो आप ऐसे ही हैं हमेशा, या आपका कोई दूसरा रूप भी है जहां आप चिल्लाते हुए, जो बॉस एक होता है वो टेंशन? कभी भी नहीं टेंशन मैं कभी नहीं लेता, और ना मैं कभी चिल्लाता हूँ। कभी नहीं चिल्लाता? कभी भी नहीं। और इमोशंस में अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ, तो हमेशा कूल रहता हूँ। अच्छा, आप इमोशनली डिसीजन नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो ये कैसे सीखा सर? ये तो सबको मतलब है ही कि आ ही जाता है गुस्सा। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहे, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहे। मैंने अभी भी देखा सर, आप कई जगह जाते हैं लर्निंग्स के लिए। हाँ, कई जगह। तो अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मैं कंटिन्यूअसली साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं,
कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन होती है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे नेटवर्किंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यूसली लर्निंग में डाल के रखता हूँ अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। ओके, और आपका जो रूटीन है बड़ा फिक्स है। बिल्कुल 4:35 आप उठ जाते हैं और देन आप रात में 9-10 बजे सो जाते हैं। बिल्कुल। तो किसी को आपको बात करनी है 10 बजे के बाद तो नहीं करना है? नहीं, यूजुअली मैं 7-8 बजे बाद नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं करते? हाँ, वो फैमिली टाइम है। और वीकेंड्स यूजुअली फैमिली फ्रेंड्स तो है ही, बहुत सारे जो पर्सनल वर्क होते हैं, तो मैं अपना पर्सनल टाइम और ऑफिस टाइम को बहुत सेपरेट करके रखता हूँ। तो वो 5 डेज जो है हमारे, मंडे टू फ्राइडे पूरा टाइम सिर्फ बिजनेस, और सैटरडे संडे जो खुद के काम हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड हैं, कुछ होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, या फैमिली से रिलेटेड हैं, स्कूल फीस, ये वो सारी चीज़ें जो है उसका थोड़ा रिव्यू करना, फिर फैमिलीज या थोड़ी कुछ गेट टुगेदर्स होती रहती हैं, उसको पार्टिसिपेट करना, उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। आखिरी में उसे जानना चाहते हैं जी, जो आप बनना चाहते थे वो बन चुके हैं? बिल्कुल, जो मैंने सोचा था बचपन से कि मुझे बिजनेस खोलना है वो हो चुका है। एक $1 बिलियन कंपनी खोलनी है वो हो चुका है। और फिर से मेरा विजन है, आप मेरी टैगलाइन देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे कि आई वांट टू मेक, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिर से यूनिकॉर्न बनाना है, और मल्टीपल कंपनीज इस कंपनी से, जैसे हम एक डीमर्जर कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मल्टीपल कंपनीज इससे निकले और वो भी एक यूनिकॉर्न बने, ये मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। एक और आखिरी चीज जानना चाहता हूँ, आप सेल्फ मेड हैं जी, आपको एक गिफ्ट नहीं मिला, पेरेंट्स ने बिजनेस खड़ा करके नहीं दिया जी, तो कितना मुश्किल होता है सर, एक सेल्फ मिडिल क्लास जो लड़का होता है वो जब ऐसा मिलेनियर बनता है, तो पूरा प्रोसेस कितना टफ होता है। तो इसके लिए अब मुझे लगता है कि यदि मुझे, जो मैं 16 ईयर्स में कर पाया, यदि मुझे कोई गाइड मिलता या कोई मेरा मेंटर होता, तो मैं हो सकता था कि उसको बहुत कम टाइम में कर लेता, क्योंकि जैसे आपने बताया सेल्फ लर्निंग, मतलब बार बार गड्ढे आते हैं, गड्ढे में आप गिरते हो, फिर उठते हो नई लर्निंग के साथ में, और फिर नए बड़े होके इवॉल्व होते हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें से गो थ्रू होना, और बहुत पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फेलियर्स तो आए हैं और आते ही रहेंगे आगे भी, लेकिन उससे इवॉल्व होके फिर से बड़े लेवल पे सक्सेस पाना, जो हमने सोचा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या पर्सनल गोल्स, उसे मीट करना, ये ओवरऑल एंटरप्रेन्योरल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पे ही डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। थैंक यू।